तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि जो जीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे जीवों को बनाना, अपने ही जैसे जीवों को बनाना। ठीक है, तो जब कोई जीव अपने जैसे जीवों को, कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जन्म देता है, पैदा करता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। और हिंदी में बोला जाता है जनन। क्या बोला जाता है, जनन। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी क्यों है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे अर्थ पे जो लाइफ है वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, जो लाइफ इतने सालों से चलती आ रही है, ठीक है, करोड़ों सालों से चलती आ रही है, वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक मौका देती है एवोल्यूशन का, ठीक है, चेंज का, कि किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीशीज में क्या है, चेंज है, उसका क्या देती है, एक मौका देती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो बेटर वर्जन नहीं बन पाएंगे अपने। ठीक है, और साथ में ही उनकी जो लाइफ, उनकी जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, वहां पे खत्म हो जाएगी। इसीलिए लाइफ के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। बात समझ में आई? तो लिखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। बुक लाया कोई लखमीर सिंह? नहीं, ठीक। तो लिखो भाई रिप्रोडक्शन। बात करने के लिए नहीं बोला है ना। चलो, रिप्रोडक्शन लिखो। When organism give birth to their young ones, when organism give birth to their young ones, it is known as reproduction. जब जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं तो उसे जनन कहते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ, अब इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का महत्व, जनन का महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस इन द नेचर, बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस बनाए रखना, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, दूसरा फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ,
फ्लो ऑफ लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है, जन्म के चक्र को चक्र ऐसे लिखे गए हैं। अच्छा हाँ, जन्म चक्र को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए, बदलाव के लिए, ठीक है। ठीक है, ये तीन चीजें, रिप्रोडक्शन इन तीन चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक क्या है, नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, हाँ, नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए कैसे, लेट सपोज सारे के सारे हिरन जो है वो एक बार में खत्म हो जाए तो क्या होगा उसकी वजह से, पढ़ा था ना हमने फूड वेब फूड में। हाँ, तो वो बैलेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसी तरीके से फ्लो ऑफ लाइफ को, मैंने अभी पहला एग्जांपल ही वही दिया कि लाइफ के चलते रहने के लिए, है ना, कि लाइफ खत्म ना हो, लाइफ खत्म ना हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। और तीसरा इवोल्यूशन में एक स्पीसीज में बदलाव आते रहने के लिए। ठीक है, हम जैसे कि तुम सबको पता है कि डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है वो बंदर से इवॉल्व हुए। ठीक है, पहले हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए हम क्या बने, इंसान बने। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जो तुम्हारी बुक से अब हटा दिया गया। हाँ, बट इस थ्योरी को बहुत सालों तक माना गया। ठीक है, बहुत सालों तक क्या करा, माना गया। तो इवोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो रिप्रोडक्शन से ही हो सकता है। ठीक है, वो किससे हो सकता है, रिप्रोडक्शन से ही हो सकता है। बस समझ में आ गई। हाँ, नोट डाउन हो गया यहां तक। अब आगे देखो, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, ठीक है, एक क्वेश्चन की तरह क्या बोला गया है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपनी जैसे। हाँ, तो उसका आंसर क्या है, पूरा आंसर क्या है, पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें से तो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, जो ऑर्गेनिज्म है, हम तुम सिमिलर है। ठीक है, लड़के लड़की सब सेम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबके पास दो हाथ है, दो पैर है, ठीक है, एक सर है, दो आंखें, दो कान, यही है। तो हम सब क्या है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो हम एक ही स्पीशीज से हैं। क्या है, हम एक ही स्पीशीज से। ठीक है, if body design are to be similar, the blueprint of this design should be similar। ठीक है, तो अगर बॉडी डिजाइन सेम है तो इस बॉडी को बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट रखता है, तो पता है ना, हर एक चीज को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक नक्शा चाहिए होता है, तो उस नक्शे को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। तो इसका ब्लूप्रिंट भी क्या होगा, सेम होगा। ब्लूप्रिंट भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, thus the reproduction is at the most basic level will involve making of copies of the blueprint of the body design। तो बहुत बेसिक लेवल है रिप्रोडक्शन के, बहुत बेसिक लेवल पे जो कॉपी होती है, मतलब सेम कॉपी बनती है। क्या बनती है, सेम कॉपी बनती है, किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे। आगे चल के वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। आगे चल के होता है, इंप्रूव होता है। अब देखो, इन क्लास 9 वी हैव लर्नड दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। हमने पढ़ा था 9th क्लास में, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। उन जेनेटिक मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, और उस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर क्या स्टोर होता है, हमारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, कि हम किस तरीके से दिखेंगे, हम किस तरीके के दिखेंगे। हाँ, हमारे दो हाथ, दो पैर, वो सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, उस क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
The DNA in the cell nucleus is the information source of the making protein. If the information is changed, different protein will be made and different protein will be eventually led to altered body design. मान लो क्या है, जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, वो सॉरी, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, और डीएनए में इंफॉर्मेशन दे रखी है किस तरीके के प्रोटीन बनाने हैं, किस तरीके के क्या बनाने हैं, प्रोटीन बनाने हैं। अगर उस डीएनए के अंदर उस प्रोटीन की रेसिपी चेंज हुई तो उस प्रोटीन की जगह कोई और प्रोटीन बनेगा, कोई और प्रोटीन बनेगा, और फिर किसी और तरीके का ही क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बस समझे, मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है, जो डीएनए है उसके अंदर क्या है, हमारा एक इंफॉर्मेशन स्टोर है कि एक प्रोटीन है, इसको बनाने के लिए ये चीजें लगेंगी, ठीक है, और इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन क्या है, उस डीएनए के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब अगर इसमें एक भी बदलाव आएगा, कोई भी चेंज आएगा, तो जो प्रोटीन बनना था वो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, हाँ, और उसकी जगह कोई और प्रोटीन बन जाएगा। अगर कोई और प्रोटीन बना तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बात सुनने, तो अब therefore a basic event in the reproduction is the creation of DNA copy, ठीक है। तो एक बेसिक इवेंट क्या होता है, हाँ, रिप्रोडक्शन में, कि डीएनए की कॉपी होता है। डीएनए की क्या बनती है, कॉपी बनती है। क्या बनती है, डीएनए की कॉपी बनती है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए, और सेल किसका इस्तेमाल करती है, केमिकल का इस्तेमाल करती है, क्या बनाने के लिए, डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल, और इससे क्या होता है कि 2 कॉपीज बनती है। डीएनए की कितनी कॉपीज बनती है, 2 कॉपीज बनती है, किसमें, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर। रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं, अभी बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। फिर आगे, एंड दे विल नीड टू सेपरेट ईच अदर, और उनको क्या करा जाता है, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, हाँ। However, keeping one copy of the DNA in the original form and simply pushing the other one out would not work, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि 2 कॉपी जो बनी है उसमें से अगर हम ऐसा करें कि एक कॉपी को रख ले और दूसरी कॉपी को भेज दे, तो इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। अगर हम किसी भी कॉपी को बाहर भेजते हैं तो इसकी वजह से जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है लाइफ प्रोसेस का, वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएगा, मतलब वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए हमें दोनों ही कॉपीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब therefore DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular apparatus, and then the DNA copy separate each with its own cellular apparatus. Effectively a cell divide give rise to 2 cells. तो अब देखो, जहां पर एक्चुअली इतनी सारी जो बातें हुई ना, वो किसको लेके हुई, सेल डिवाइड को लेके हुई, ठीक है। कि जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से पहले भी क्या डिवाइड होता है, डीएनए, है ना, बात समझ रहे। तो जब डीएनए डिवाइड हो रहा है, जब डीएनए की 2 कॉपीज बन रही है, हाँ, तो अगर हम 2 कॉपीज बन रही है तो एक कॉपी को और बाहर भेज दे, ठीक है, तो उससे काम बन जाएगा क्या, दूसरा जो कॉपी बन के बाहर निकलेगा क्या वो ऐसे मेंटेन रह पाएगा, नहीं ना, उसको तो बाकी चीजें चाहिए होंगी ना, उसको बाकी चीजें चाहिए होंगी तभी तो सरवाइव करेगा, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या डिवाइड होता है, डीएनए। जो डीएनए की 2 कॉपी बनी है वो एक कॉपी पहले वाले सेल में रह जाती है और दूसरी कॉपी से क्या बन जाता है, दूसरा एक नया सेल बन जाता है। इसीलिए क्या बोला कि जब डीएनए को अलग करा जाता है तो उसके साथ उसका पूरा एपरेटस, पूरा तामझाम जो होता है उसके साथ, उसको भी क्या कहा जाता है, अलग किया जाता है। तामझाम में क्या आता है, उसके अलग क्रोमोसोम्स, उसके अलग माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अलग सेल वॉल, उसका अलग जो भी चीजें होती है, और क्या है, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पार्ट्स पढ़े थे ना हमने, हाँ। तो इन सबको भी क्या उसके साथ दे जाता है, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। जो अलग डीएनए बना है, मतलब सेम कॉपी जो बना है वो अलग बाहर जाके सर्वाइव तभी कर पाएगा ना जब उसके पास भी ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है। तो these 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolute identical? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved. No biochemical reaction is absolutely reliable. अब बोल रहा है कि जब ये 2 सेल बन जाएंगे
सेल डिवाइड होके दो सेल, एक सेल से डिवाइड हुए दो सेल बनते हैं, हमने पढ़ा था। हाँ पढ़ा था ना 9th क्लास में, माइटोसिस और मियोसिस। हाँ उसमें सेल डिवाइड होता था। तो सेल जब डिवाइड हो रहा है तो सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल बनेगा क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा पहले वाले की? हाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब जो हमारे एक लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसी ना किसी वजह से ऑल्टर हो ही सकती है, ठीक है? तो इतनी रिलायबल नहीं होती कि एग्जैक्टली वो हमेशा सेम ही होगा। एग्जैक्टली हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है? तो therefore it is only be expected that the process of copying of the DNA will have some variation each time। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कॉपी होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन रह जाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन रह जाता है, ठीक है? प्रिंटर थोड़ी ना कि एग्जैक्टली सेम छाप के दे देगा, ठीक है? वो क्या करता है, जब भी वो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हर बार आता है। क्या आता है? हर बार आता है। और जब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये इवेंचुअली किस में दिखने लगते हैं? ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखने लगते हैं। हाँ छोटे लेवल पे एक सेल में तो नहीं दिखेंगे, बट बहुत सारे सेल्स में अगर होने लगा तो तब जाके वो बाहर दिखेंगे। इसी तरीके से डार्विन ने ये प्रूव किया था कि किस तरीके से बंदरों के ऊपर इतने बाल होते थे, हमारे ऊपर तो है ही नहीं, सिर्फ सर पे है और बॉडी पे, ठीक है? उनके तो पूरा बॉडी कवर रहता था ना, तो कैसे हम उससे इवॉल्व हुए? तो उनके हर एक सेल में क्या होगा? ऐसा ही वेरिएशन हो रहा होगा। हाँ तभी जाके हम इवॉल्व हुए ना, ठीक है? तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? आगे देखो क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर। तो डीएनए कॉपी जो बना होगा वो तो सिमिलर होगा, ठीक है? उसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या होगी? सेम होगी, बस कुछ क्या होगा? वेरिएशन होगा। हाँ बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, ठीक है, टू द ओरिजिनल, ठीक है? बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा जिससे वो बना है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा जिससे वो बना है। मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होंगी? सेम होंगी, बस एग्जैक्टली वो आइडेंटिकल नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? अलग होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? अलग होगा, ठीक है? Some of these variation might be drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherit. Such a new born cell will simply die। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा वेरिएशन हो जाए जो बहुत ज्यादा उसमें चेंज हो गया हो, किसी डीएनए में क्या हो, बहुत ज्यादा चेंज हो गया हो, तो उसके साथ जो apparatus बना है, हाँ तो ऐसा हो सकता है कि वो उसको संभाल ना पाए और जो सेल है वो क्या हो जाए? डेड हो जाए। क्या हो जाए? डेड हो जाए। बस है ना? हाँ कि जब डीएनए कॉपिंग हो रही है, जब डीएनए कॉपिंग हो रही है तो अगर सिंपल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तब तो वो संभाल लेगा, उसका apparatus है। बट अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो तब तो उसको संभाल नहीं पाएगा, ठीक है? तब क्या होगा? उस केस में जो सेल है वो डाई हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड there could still be many other outcomes। और इसके अलावा भी बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। Thus surviving cell are similar to but stably different from each other। ठीक है? तो जो सेल जो होते हैं ना, जो सर्वाइव करते हैं, जो क्या करते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है, ठीक है? फिर दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? और यही जो वेरिएशन हुआ है ना सेल में, वो डीएनए कॉपी करते टाइम, इसी की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन टेक प्लेस होता है। समझ में? हाँ तो ये कहां से जड़ स्टार्ट हो रही है? वो एक छोटे से सेल के, छोटे से न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर जब वो कॉपी हो रहा है। सबसे पहले डीएनए कॉपी होता है। हाँ बस है ना? डीएनए क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है। हाँ डीएनए में सब कुछ स्टोर होता है। डीएनए में क्या होता है? सब कुछ स्टोर होता है, ठीक है? बस है ना? हाँ तो ये है हमारा डीएनए कॉपी। तो तुम्हें आंसर मिला कि ऑर्गेनिज्म क्या अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? क्या बनाते क्या? नहीं, एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है? बट एग्जैक्ट वो नहीं हो पाता, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, बट उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? वेरिएशन होगी, और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन। बस समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? जो वेरिएशन ये हो रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है? तो भाई सेल डिवाइड के बारे में सब समझ में आ गया, सेल डिवाइड कैसे होता है, हाँ, और उस टाइम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्लियर है? हाँ हाँ वेरिएशन का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज को बोला जाता है वेरिएशन,
ठीक है। हाँ भाई देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, हिंदी में क्या बोला गया वेरिएशन को? विविधता। विभिन्नता, अच्छा। तो देखो भाई, वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्या? देखो सिंपल सी बात है, अगर सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा है तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, बट चेंज करने की जरूरत तब आती है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तब क्या होता है, वेरिएशन जरूरी होता है। क्या होता है, वेरिएशन जरूरी होता है ना, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, तुमने सबने पढ़ा होगा कि अर्थ पे जो हम इंसान आए कैसे आए। सबसे पहले एक बैक्टीरिया आया था, हाँ, उस बैक्टीरिया ने पानी में रहना सीखा, सबसे पहले पानी में रहना सीखा, और फिर उसने अपने आप को डिवाइड किया और ऑर्गेनिज्म बना, और वो ऑर्गेनिज्म ने फिर अपने आप को एडजस्ट करा पानी के अंदर। फिर वो पानी से जब बाहर आया तो उसने अपने आप को कहाँ एडजस्ट किया? पहले वो कुछ टाइम के लिए बाहर आता, एक बार सर निकालता फिर अंदर आ जाता, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी निकालने लगा, फिर और ये धीरे धीरे पूरी बॉडी निकालने लग रहा है, मतलब क्या है कि उसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, उसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है। और वो सेम नहीं है, रिप्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है उसके अंदर, तो उसकी आने वाली जो जनरेशन है वो अपना सर निकाल रही है, उसके आने वाली जनरेशन क्या होगी, अपना बॉडी निकालेगी, उसके आने वाली जनरेशन क्या होगी, धीरे धीरे सतह की तरफ आएंगी, और उसके आने वाली जनरेशन क्या होगी, वो पानी से बाहर निकलेंगी, फिर पानी से बाहर निकलने के बाद फिर उसमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, फिर वो और क्या बनेगी, कुछ और बनेगी, है ना। तो वेरिएशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है हमारी पूरी रिप्रोडक्शन की उसमें, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम वेरिएशन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर इंसानों के अंदर भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, इंसानों को माना जाता है वन ऑफ द परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट। तुम सोचो अपनी तुम्हारी बॉडी में हर चीज दे रखा है भाई, खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, खाना खा के जो वेस्ट पड़ रहा है वो निकालेगा, ब्लड प्यूरिफाई होने का जरिया है, ब्लड पंप होने का जरिया है, ठीक है, सो के उठने के बाद मतलब जब तुम सोओगे तब भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम्हारी पूरी बॉडी चल रही है, मतलब एकदम परफेक्ट सिंक में बना हुआ है, ऐसा परफेक्ट सिंक, हर चीज अपने एक के बाद एक प्रोसेस हो रही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप होती जा रही है, हाँ हो रही है ना। तो इंसानों को कहा जाता है कि मोस्ट परफेक्ट होता है, बट इंसानों से पहले जो स्पीसीज आई हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं होगी। किसी को कोई हीट नहीं संभाल पा रहा होगा, ठीक है, कोई ठंडा टेम्परेचर नहीं संभाल पा रहा होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसी इवोल्यूशन हुई होगी जो जिन्होंने हीट को सहना। जब अर्थ बनी थी ना बच्चों, तब वहां पर अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, तो उस टेम्परेचर को सरवाइव करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ वेरिएशन आया होगा ना। हाँ, अगर वेरिएशन नहीं आता तो क्या वो उस टेम्परेचर को हैंडल कर पाता? क्या नहीं, ठीक है। तो वेरिएशन जो है वो एक की है किस चीज के लिए, सरवाइव करने के लिए। किस चीज के लिए? आजकल तुमने देखा है मच्छर जो होते हैं ना, मोटिंग के ऊपर बैठ के नाचते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनको, पता है क्यों? क्योंकि मच्छरों का लाइफ साइकिल कितना होता है, 7 दिन का, और उसका तो कुछ घंटों का होता है, ठीक है। तो अब इतनी जल्दी जल्दी जो उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, हाँ, इतना कम जो उनका साइकिल बन रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मोटिन आए होंगे ना, अब मोटिन की पावर भी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि मच्छर को मार पाए, क्योंकि मच्छर जो हो रहा है ना, उनका डीएनए क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। हाँ, और एक बार मच्छर जो अंडे देता है तो बहुत सारे देता है, तो बहुत सारे, तो हर एक के अंदर क्या हो रहा है, बार बार ये वेरिएशन होता जा रहा है, तो इसकी वजह से उनको मोटिन का भी असर नहीं हो रहा। आजकल मोटिन का भी असर नहीं हो रहा मच्छरों को, क्यों? क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, उनके वेरिएशन हो रहा है, बस है ना। तो इसीलिए बार बार फॉर्मूले को बदलते रहना पड़ रहा है, बार बार क्या हो रहा है, फॉर्मूले को, पता है एक स्टार्टअप है, हाँ, उन्होंने क्या करा है, हाँ, कि उन्होंने एक ऐसा पॉट बनाया जिसमें पानी डालने के बाद अगर मच्छर उस पर पैदा होते हैं ना, तो उनकी जो रिप्रोडक्शन पावर है ना वो खत्म हो जाती है, उनको रिप्रोड्यूस करने ही नहीं देते, ऐसा बनाया उन्होंने, ठीक है। तो फिर ये भी किससे होगा, इवोल्यूशन से होगा, कि अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो उनमें इवोल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो मच्छरों को रोकने के लिए आजकल तो मोटिन से वो डरते नहीं है, मोटिन के सामने आके बैठ जाएंगे उनके ऊपर, हाँ, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन हो चुका है, उनके अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन, उनका डीएनए इतने बार बदल चुका है जिससे कि उनको असर होता ही नहीं, ठीक है।
अब आगे देखो, हाँ अब ध्यान से सुनो, तुम ही अभी मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, तुम ही इसका आंसर लिखोगे, तुम ही देखोगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सुनते आना और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे ना वो लिखते जाना, ठीक है। हाँ देखता हूँ तुम कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं तो अपने पॉइंट्स बताऊंगा, हाँ साथ में तुम भी लिखते रहना, तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर देखेंगे क्या मेरा इंपॉर्टेंट और तुम्हारा इंपॉर्टेंट सेम टू सेम है, हाँ तब मैं समझूंगा तुम्हें समझ में आया, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, हाँ population of organism fill well defined places और niche in the ecosystem। जो population है organism की वो क्या है, एक well defined place में रहती है, ठीक है, या niche जो होता है, niche का मतलब होता है कि वो अपने आसपास एक habitat में रहती है, ठीक है, अपने जैसे लोगों के बीच में रहती है, ठीक है, in the ecosystem using their ability to reproduce, अपनी ability to reproduce के मतलब जो उनकी ability होती है reproduce की उसकी मदद से, ठीक है। The consistency of the DNA copying during the reproduction is the important for maintenance of the body design feature that allows the organism to use the particular niche। मतलब कि जब डीएनए कॉपी होता है ना, हाँ तो एग्जैक्टली वो सबको तो सेम नहीं करता, बट बॉडी डिजाइन तो क्या रखता है, सेम रखता है। अब बॉडी डिजाइन सेम रखने की वजह से क्या होता है, उससे अपने जैसे लोग मिलते हैं, ठीक है। अब इंसानों का बॉडी डिजाइन ऐसा ही है, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, बट किसी एक डॉग का समझो, डॉग का डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा, हाँ वो तो अलग होगा ना, हाँ वो 4 पैरों पे चलेगा, उसकी एक पूंछ होगी, ये सब होगा उसके पास, हाँ तो उसका जो डीएनए है वो उस तरीके से बनेगा हमेशा, हाँ तभी वो हमेशा डॉग ही बनेगा ना, हाँ नहीं तो कैट बन जाएगा कहीं, हाँ तो उसके अंदर इतना ही चेंज आएगा कि डॉग में ही उसका बॉडी डिजाइन सेम रहेगा, बस उसके अंदर अंदर कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। बॉडी डिजाइन तो हमेशा क्या रहता है, सेम, और बॉडी डिजाइन सेम रहने की वजह से ही वो अपने आसपास के पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाता है, ठीक है। अब सोचो इंसान ही है, ठीक है, उसका बॉडी डिजाइन चेंज हो गया, ठीक है, 2 हाथ के 3 हाथ निकल रहा है, देखो सारे इंसान मिलके उसको मार डालेंगे, बोलेंगे ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, हाँ तो इसीलिए बॉडी डिजाइन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जब तक बहुत ड्रास्टिक कोई चीज है, देखो बंदरों की पूंछ होती है, हमारी पूंछ नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे इवॉल्व किए हमें उस पूंछ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, उस पूंछ की कोई, हाँ तुम्हें पता है हम सबके अंदर अपेंडिक्स होता है, और अपेंडिक्स का जब दर्द होता है तो बहुत खतरनाक होता है, उसको निकलवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो अपेंडिक्स होता है पता है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो कहाँ से मिला है हमें, वो बंदरों से मिला है। क्यों, बंदर जब कोई फल खाते थे ना तो गुटली भी साथ में खा जाते थे, तो गुटली को पिघलाने के लिए जो उसका कवर होता है ना वो बहुत मोटा होता है, तो उसको पिघलाने के लिए वो कहाँ जाता था, अपेंडिक्स में जाता था, ठीक है। तो अब वो अपेंडिक्स जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो साइड में पड़ा रहता है, ठीक है, बट कभी कभार क्या होता है उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें उसमें ना स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको कटवा के बाहर निकलवा देता है। तो अगर कोई कटवा के निकलवा देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से चलेगा, ऐसे नहीं तो, हाँ क्या क्यों होता है, मतलब अरे उसमें कोई बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, मतलब डिसीज होती है एक तरह की अपेंडिक्स का, इसीलिए उसका ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्या नीचेस नहीं, नीश है, नीश का मतलब हैबिटेट होता है, मतलब अपने आसपास अपने जैसे लोगों के बीच में। अरे यूट्यूबर बोलते रहते हैं ना अपनी नीश खोजो, नीश मतलब अपने जैसे लोगों को ढूंढो, ठीक है, आप जिनको तुम्हारे जैसे सेम चीजें पसंद हो, ठीक है, वो उसको नीश बोलते हैं। हाँ अब आगे देखो बच्चों, however niches are changed because of the reason beyond the control of the organism। temperature on earth can go up or down, water level can vary, and there could be a meteorite hit, to think a few example। मतलब जो niches है वो उनमें चेंज आ सकता है, niches जो है उनमें चेंज आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि क्या पता है टेम्परेचर बढ़ जाए अर्थ का, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम भी क्या होंगे उसके साथ, इवॉल्व होंगे, हम भी क्या होंगे, इवॉल्व होंगे, हमारी जो स्किन है वो क्या होगी, टेम्परेचर को सहने लायक बनेगी, टेम्परेचर को सहने लायक। अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी उसके हिसाब से हमारी चेंज होगी। अगर वाटर लेवल राइज कर गया, वाटर लेवल राइज कर गया तो हमारे जो रिस्पिरेशन सिस्टम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। बस समझे। तो अगर कोई कैटास्ट्रॉफी आती है, मतलब कोई आपदा आती है जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से, जो हमारा नीश है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्या आएगा, उनमें भी चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो फिर, इफ अ पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीश
एंड इफ द नीश वाज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड अप। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई नीश है जहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और वर सूटेड टू द पर्टिकुलर नीश, एंड इफ, अगर देखो जब तक कोई नीश है, नीश मतलब लोगों का ग्रुप है, ठीक है, सेम जैसे लोगों का ग्रुप है, उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है और रिप्रोडक्शन जब तक उनको सूट कर रहा है तब तक तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट जैसे ही उस नीश में कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्या आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा, वो जो नीश हो जाएगा वो क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। फिर वो कुछ और बन जाएगा ना, फिर वो कोई और नीश बन जाएगा। हाँ, अगर ड्रास्टिक कोई चेंज आया तो क्या हो जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। ड्रास्टिक चेंज ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी तरीके से खत्म कर दे, जैसे हम है, कोई म्यूटेट आके गिर गया तो पूरी अर्थ खत्म, साथ में हम भी खत्म। हम बचेंगे क्या, नहीं, हम भी नहीं बचेंगे, ठीक है। जैसे सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए थे ना जब म्यूटेट गिरा था यहाँ पे, और सच में हुआ था वो। हाँ, तो जब वो गिरा था तो उसने सारे डायनासोर का जो नीश था वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और ऐसे खत्म करा कि दोबारा डायनासोर पैदा ही नहीं हुए, ठीक है। और उस टाइम पता है क्या बच गए थे बच्चों, छोटे छोटे जानवर, और सबसे पहले पता है क्या बच गए थे, कॉकरोचेस। बोला जाता है कि कॉकरोचेस जो है वो दुनिया खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेंगे। कॉकरोचेस में इतना वो है, अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका भी लाइफ साइकिल क्या होता है, कम होता है, फटाफट अपने आप को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। इंसानों का जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो कितना बड़ा होता है पता है ना तुम्हें। हाँ, और उसके अंदर कोई चेंज आना, हाँ, फिर उस चेंज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना कितना लंबा प्रोसेस होगा। ये तो एक दिन में पैदा हुए, एक दिन में मर गए। हाँ, एक दिन में पैदा हुए, बड़े हो गए, धीरे धीरे। कुछ का तो घंटों का होता है, कुछ का तो घंटों का होता है, सोचो। हाँ, बैक्टीरिया का बस घंटों के लिए होते हैं, घंटों के लिए जन्म लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इनमें चेंज क्या आएगा, रैपिडली आएगा, ठीक है। तो इनमें इवोल्यूशन क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। हाँ, अब आगे देखो। हाँ, however, सुनो, however if some variation were to be present in few individual in the population there could be some chances for their survive। अब ऐसा हो सकता है कि पूरे नीश पे तो नहीं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो नीश है उसके कुछ चांसेस है कि वो बच जाए। बस नहीं, सब में एक बार एक साथ अगर चेंज होगा तब क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। बट अगर कुछ में हुआ है और बाकियों में नहीं हुआ तो वो क्या हो सकता है, सर्वाइव हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्वाइव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, हाँ, thus if there were a population of bacteria living in the temperate water and if water temperature were be increased by global warming most of the bacteria would be die but few variant resistant to the heat would survive grow further। अब क्या बोला है बच्चों, हाँ, जो बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहता है, मतलब नॉर्मल वाटर में रहता है, ठीक है, और मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, खत्म। वो ड्रास्टिक चेंज क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना, सारे खत्म हो जाएंगे। बट कुछ बैक्टीरिया में अगर ये पावर हो कि वो हीट को रेजिस्ट कर जाए तो वो सर्वाइव करेंगे ना, वो करेंगे ना सर्वाइव। हाँ, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो बाकी सब कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वेरिएशन का कमाल। तो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्वाइबिलिटी के लिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हाँ, वेरिएशन क्यों जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब देखो, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम, ठीक है। इसीलिए वेरिएशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। हाँ भाई, क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है, फोन देख रहा है तो क्या देख रहा है, क्या हो रहा है फिर, हाँ भाई बोलो मत। हाँ, तो समझ में आया, कुछ समझ में आया वेरिएशन क्यों जरूरी है। हाँ, तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है ताकि हम लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। हाँ, जस्ट किस केस में, बैक्टीरिया के केस में देखा, हाँ, कि कोई ड्रास्टिक चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हो गए, सारे के सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए ना, सारे के सारे बैक्टीरिया खत्म। बट कुछ बैक्टीरिया बच गए जिनमें क्या हुआ था, वेरिएशन। अभी हमने वही बात करी ना कि अगर कुछ में वेरिएशन होगा तो वो बच जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो
वेरिएशन इज important for सर्वाइवल। विभिन्नता क्या है? जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अच्छा, जब मैं बड़ी की आएगी छोटी की आएगी? सही लगा था। जिंदा, विभिन्नता जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। ठीक है, क्यों हमें जिंदा रखता है। ठीक है, बस बस इतने लिख लो। हाँ, अब आते हैं, अब दो क्वेश्चन है। अब पूरे पूरे पैराग्राफ को पढ़ के यही तो आया एक समझ में, और कुछ है क्या इसमें इंपॉर्टेंट? हाँ नहीं। अब देखो दूसरा, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बच्चों। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बताओ? हाँ, सेल डिवीजन तो ऐसे ही हो रहा था, बट वो इंपॉर्टेंस क्यों है? डीएनए का कॉपी होना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, है ना? सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए तो होता है। हाँ, सिमिलर बॉडी, ताकि आप एक हैबिटेट में रखो, आप उन सबसे अलग ना दिखो, है ना? इसीलिए डीएनए कॉपिंग जो होती है रिप्रोडक्शन के टाइम, वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, शक्ल वकल चेंज हो सकती है, ठीक है, बस बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, शक्ल वकल क्यों चेंज होती है? पता है, दुनिया में सबका डीएनए अलग होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो भी नया बर्थ लेता है तो उसके अंदर दो लोगों का डीएनए मिक्स होता है, मदर का और फादर का। ठीक है, और जब डीएनए टेस्ट भी होता है, मूवीज में देखा है डीएनए टेस्ट करते हैं, तो वो दोनों का सैंपल लेते हैं, क्योंकि बच्चे का जो डीएनए होता है वो 50% अपने पापा के साथ मैच करता है और 50% अपने मम्मी के साथ मैच करता है, तब जाके उसका प्योर मैच मिलता है। ऐसा नहीं, तो डीएनए जो होता है पूरे प्लेनेट में हर एक इंसान का क्या है? वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल से बना हुआ है। और सोचो इतने कितने कॉम्बिनेशन बने होंगे, और फिर उनके भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ, जब वो शादी करेंगे फिर उनके तो इसीलिए हर किसी का डीएनए क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? बट हर किसी का डीएनए अलग तो होता है, बट क्या सेम रहता है सबका? बॉडी स्ट्रक्चर, है ना? इसीलिए डीएनए कॉपिंग जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन सुनो। व्हाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल? बोल रहा है कि जो वेरिएशन होता है वो स्पीसीज के लिए तो अच्छा होता है, बट एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। हाँ, ठीक है, एक तो ये है। देखो सुन, जब वेरिएशन पूरे ग्रुप में आता है, ठीक है, जब पूरे ग्रुप में वेरिएशन आ रहा है, पूरे स्पीशीज में चेंज आ रहा है, तो वो धीरे धीरे आएगा, पूरे में एक बार में तो नहीं आएगा। ठीक है, पूरे में आ जाएगा। हाँ, तो इसमें, और अगर किसी इंडिविजुअल में आया, इंडिविजुअल में चेंज आया, तो एक तरह से क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं, है ना? हाँ, कि बोलेगा इसमें तो अलग चेंज है, ये हमारे ग्रुप से मैच ही नहीं कर रहा, तो ये एक अलग केस है। ठीक है, और जब वेरिएशन जो है वो ग्रुप में आता है तब वो सरवाइव कर सकता है, बट जब इंडिविजुअल में आता है, क्या पता जो उसमें वेरिएशन है उसकी वजह से वो डेथ हो जाए। हमने पढ़ा था ना कि अगर डीएनए जब कॉपी हो रहा है और डीएनए में अगर ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो सेल बनेगा वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो इसी वजह से एक इंडिविजुअल में जो चेंज आया है वो क्या पता गलती से आ गया हो, और जब वो गलती हुई होगी तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है ना कि वो सरवाइव ना कर पाए उस चेंज के साथ, है ना? जैसा उस सेल के साथ हुआ था जिसमें ड्रास्टिक चेंज आया था, तो ऐसा हो सकता है ना इंडिविजुअल में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वो सरवाइव ना कर पाए, बट पूरे जब स्पीसीज में आता है तब वो सरवाइव कर सकते हैं। बस समझ में आए? क्लियर है? हाँ, तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब बाकी जो है रिप्रोडक्शन के बारे में। हाँ, तो ये तो अब तक हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के दो फैक्टर कौन कौन से?
हाँ, एक तो डीएनए कॉपिंग है ना, डीएनए कॉपिंग के बारे में पढ़ा, और एक क्या पढ़ा हमने, वेरिएशन के बारे में। क्या पढ़ा, वेरिएशन के बारे में। ठीक है, ये था थोड़ा ऐसा पार्ट जो कि सेलुलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, हाँ, जो बॉडी के अंदर हो रहा है ऐसे चेंजेस। ठीक है, अब हम ऐसे चेंजेस रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे, फिर उन टाइप्स के भी टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। अब असेक्सुअल के अंदर बहुत सारे होते हैं, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल में कोई नहीं होता, बस एक ही होता है ना। तो इसके भी अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। हाँ, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। ठीक है, तो इन सबको हमें पढ़ेंगे, किसमें, असेक्सुअल और सेक्सुअल में। और सेक्सुअल में पढ़ेंगे फिर मेल और फीमेल के बारे में, है ना, और फ्लावर के बारे में। फ्लावर में भी कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है। ठीक है, हाँ, फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, और यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्लावर के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, और तुम्हें पता है फ्लावर के अंदर किस तरीके से होता है। हाँ, फ्लावर के अंदर बनते हैं तुम्हारे स्पोर, वो क्या बोलते हैं, स्टिग्मा नहीं, पोलन, पोलन ग्रेन्स होते हैं, सुना है पोलन ग्रेन्स। हाँ, जो फूल में होते हैं, और उसको जो बीज होती हैं वो उठा के ले जाती है। हाँ, तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो एक तरह से क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब जाते हैं, हाँ, या एक फ्लावर के अंदर ही स्टिग्मा से एंथर या एंथर से स्टिग्मा करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वहां पर भी फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे भी जाइगोट बनता है। अब ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और बाकी का आगे। पसंद में आगे कोई डाउट, आज जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट। हाँ, थोड़ा देखो, मैंने एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन पढ़ा दी। ठीक है, अब आपका काम है कि आप दोबारा जाके एक बार एनसीईआरटी को रीड करो, और अगर आपको फिर भी कोई वर्ड समझ में नहीं आता, कोई लाइन समझ में नहीं आती, उसको मार्क करके कल लेके आओ, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में लेके आओ, उससे मुझसे पूछो। बस में आ गई। हाँ, ठीक।